सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। हम मईशत के बेड़े को कई तूफानों से निकालकर साहिल तक ले आए हैं। ये कामयाबी वजीर आजम इमरान खान की मिसाली क़यादत के बगैर मुमकिन नहीं थी। आपका वजीर आजम उठ के हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान में मुआशी तरक्की हो रहा है। आप झूठे हो, आप हमेशा गरीब आवाम के साथ नाइंसाफी करते हो। जो भी हमसे हो सकते हैं हम वो करेंगे ताकि हम ये बजट रोक सके। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर। ऑपोजिशन के शोर शराबे और एहतजाज के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने 8,400 अरब रुपए से जायद खसारे का अपना तीसरा बजट कौमी असम्बली में पेश कर दिया। हुकूमत इस बजट को मौशी तरक्की में इजाफे का बजट करार दे रही है। हुकूमत की जानिब से पेश किए जाने वाले इस बजट में 900 अरब से जायद सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए रखे गए हैं और इसके साथ साथ ज़राअत, सनत और सर्विस सेक्टर की तरक्की के लिए मुख्तलिफ मराद और टैक्स में कमी का भी ऐलान किया गया है। विफाकी बजट में जहां मुख्तलिफ शोबों के लिए मुख्तलिफ मराद और इन पर टैक्सेस का निफाज किया गया है, तो दूसरी तरफ एक आम आदमी के लिए इस बजट में क्या है कि जिसके जरिए उसे फ़ायदा हासिल हो सके। हुकूमत की जानिब से टैक्सेस में कमी, इजाफा और मौशी तरक्की के लिए किए जाने वाले इक़दामात एक आदमी की ज़िंदगी पर किस तरह असरअंदाज होंगे, ज़रा इस पर एक नज़र डालते हैं। विफाकी बजट में हर शहरी घराने को कारोबार के लिए 5 लाख रुपए तक बिला सूद कर्जे और हर काश्तकार घराने को हर फसल की काश्त के लिए 1.5 लाख रुपए तक बिला सूद कर्जे दिए जाएंगे। बजट में कम लागत घरों की तामीर के लिए 20 लाख रुपए तक सस्ते कर्जे भी फराहम किए जाएंगे और हर घराने को सेहत कार्ड भी मिलेगा और एक फर्द को मुफ्त तकनीकी तरबियत देने का भी ऐलान किया गया है। तो नए बजट में अगर घर की खरीदारी या तामीर की मदद के लिए 3 लाख रुपए सब्सिडी देने का हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया है, जिसके लिए बजट में 33 अरब रुपए रखे गए हैं, जो एक पॉजिटिव स्टेप है। जबकि एहसास प्रोग्राम के लिए 260 अरब रुपए तजवीज़ किए गए हैं। इस नए बजट में हुकूमत ने 850 सीसी और इससे छोटी गाड़ियों पर टैक्स कम करने की बात की है और हुकूमत का यह भी एक अच्छा मूव है। हुकूमत चाहती है जो छोटी गाड़ियां हैं, लोकल मैन्युफैक्चरर्स उसकी तरफ आएं, लोगों को छोटी गाड़ियां कम कीमत और आसान किस्तों पर मिलें ताकि इंटरेस्ट रेट के जरिए बैंक के क्रेडिट में इजाफा हो। तो बजट में हुकूमत ने 5,800 अरब से जायद का टैक्स रेवेन्यू जमा करने का एक टारगेट रखा है, जिसके लिए एक बड़ा फैसला बजट में यह किया गया है कि होलसेल और रिटेल सेक्टर को टैक्स नेट में शामिल किया जाए, क्योंकि होलसेल और रिटेल का मईशत में हिस्सा 18% है, मगर टैक्स अदायगियों में इनका यह हिस्सा ना होने के बराबर है। इसीलिए पॉइंट ऑफ सेल को बढ़ाया जाएगा, यानी आप खरीदारी करते वक्त किसी भी होलसेलर या रिटेलर को जब पेमेंट करेंगे तो इसका पॉइंट ऑफ सेल का सारा निज़ाम FBR के साथ मुंसलिक होगा और वहां टैक्स की सारी अदायगी की जा रही होगी। टैक्स कलेक्शन बढ़ाने के लिए हुकूमत स्टार्ट में 5 लाख दुकानों पर यह डिवाइस लगाएगी और इस मशीन का खर्चा हुकूमत खुद बर्दाश्त करेगी। और हुकूमत का फोकस इस वक्त यही लग रहा है कि होलसेलर्स और रिटेलर्स को भी टैक्स नेट में शामिल किया जाए, क्योंकि ऐसा करने से 5,800 अरब रुपए से जायद का टैक्स हदफ हासिल करने में आसानी हो सकती है। लेकिन वजीर खजाना ने यह मेंशन नहीं किया कि इस जरिए से कितना टारगेट अचीव करने का उनका इरादा है और ना ही इसके लिए कोई टाइम फ्रेम दिया गया है। और लगता यही है कि हुकूमत के लिए फौरी यह स्टेप उठाना शायद थोड़ा मुश्किल हो, क्योंकि अब तक मुल्क में एक अंदाजे के मुताबिक सिर्फ 11,000 पॉइंट ऑफ सेल मशीनें मौजूद हैं और हुकूमत इसको 5 लाख तक बढ़ाना चाहती है। हुकूमत ने बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफे का ऐलान किया है और माहाना उजरत अब कम से कम 20,000 रुपए कर दी गई है। अब यहां सवाल यह पैदा होता है कि हुकूमत इसको मुमकिन कैसे बनाएगी, क्योंकि 20,000 से कम तनख्वाह पर काम करने वाले 90% से जायद अफराद का ताल्लुक प्राइवेट सेक्टर से है। तो हुकूमत इस पर इंप्लीमेंट प्राइवेट सेक्टर में किस तरह करवाएगी, किस तरह इस बात को इंश्योर किया जाएगा कि एक आम आदमी को कम से कम माहाना 20,000 रुपए प्राइवेट सेक्टर में मिल सकें। नया बजट 3 मिनट से लंबी फोन कॉल्स पर करने वाले मोबाइल सार्फिन पर भी भारी पड़ने वाला है, क्योंकि नए बजट में हुकूमत ने लंबी कॉल्स, इंटरनेट डेटा के इस्तेमाल और SMS पर
फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगाने का फैसला किया है। मोबाइल पैकेजेस और इंटरनेट पैकेजेस जो हर अमीर गरीब इस्तेमाल करता है वो भी मजीद महंगे हो जाएंगे। लेकिन वफाकी वजीर तवानाई हम्माद अजहर ने वजाहत की है कि इंटरनेट डेटा के इस्तेमाल पर FED यानी फेडरल एक्साइज ड्यूटी की मंजूरी नहीं दी गई है और इसको माली बिल के हतमी ड्राफ्ट में शामिल नहीं किया जाएगा। और साथ ही ई-कॉमर्स को भी सेल्स टैक्स नेट में शामिल करने का फैसला किया गया है, जिससे ऑनलाइन शॉपिंग अब मजीद महंगी हो जाएगी। इस साल के बजट में नॉन टैक्स रेवेन्यू 2080 अरब रुपए रखा गया है, यानी ये वो टैक्स रेवेन्यू है जो पेट्रोलियम लेवी या प्राइवेटाइजेशन के जरिए हासिल किया जाएगा। अब हुकूमत ने पेट्रोलियम लेवी की मद में 610 अरब रुपए वसूल करने का हदफ तो रखा है, तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि आगे जाकर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतें यानी पेट्रोल और डीजल की कीमतें मजीद बढ़ेंगी, जिससे मुल्क में महंगाई में मजीद इजाफा होगा। जबकि बजट में 682 अरब रुपए की सब्सिडीज भी रखी गई हैं, तो इसका मतलब यह है कि आगे चलकर पावर सेक्टर के टैरिफ में इजाफा होगा और बिजली की कीमतें भी बढ़ सकती हैं या फिर तेल की कीमतों में इसे एडजस्ट किया जाएगा। तो दोनों नंबर से ये लगता है कि आगे चलकर महंगाई में इजाफा होना है। हुकूमत स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड कारोबार को अपनी बड़ी अचीवमेंट कहती है और स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस भी इस वक्त सबके सामने है। तो ऐसे वक्त में जब स्टॉक मार्केट बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही है तो हुकूमत को टर्नओवर टैक्स और कैपिटल गेन टैक्स को कम करने की ज़रूरत क्यों महसूस हो रही है? जब स्टॉक मार्केट में वॉल्यूम भी अच्छे हैं तो बजट में इसे टैक्स मुराद क्यों दी जा रही हैं? वजीर खजाना कोरोना को जवाब बनाकर ये कह रहे हैं कि स्टॉक मार्केट कोरोना की वजह से बहुत मुतासिर रही है, इसलिए हम ये रिलीफ देना चाहते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने वालों को टर्नओवर और कैपिटल गेन टैक्स में रिलीफ देने से इन्वेस्टमेंट में इजाफा और स्टॉक मार्केट मजीद ऊपर जा सकती है। तो ये वो चंद अहम नुकात थे जो आज की बजट दस्तावेज़ में शामिल हैं। अब इस पूरी सूरत-ए-हाल पर मेहमानों का आपसे तारुफ कराते हैं और ये मकबूल जान साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर मईशत शाहिद हसन सिद्दीकी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, अमजद खान न्याजी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और कादिर मंदुखेल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं। और ये सब सबसे पहले आपकी जानिब में आता हूँ कि ये आज जो बजट पेश किया गया, पहले इस पर एक मजमूई आप तबसरा कर दिएगा। मजमूई तौर पर ये काबिल इत्मीनान बजट है, गरीब के लिए एक गरीब दोस्त बजट इसको कहा जा सकता है, जैसा बजट पेश करने से पहले हुकूमत क्लेम कर रही थी? देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिसको गरीब दोस्त कहा जा सकता है और कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि ज़ाहिर बात है कि जो वाकई इमरान खान साहब को कुछ जैसे कहते हैं कुदरत की तरफ से चीज़ें मिली हैं जिसकी वजह से उनके पास एक फिस्कल स्पेस आई है और उस फिस्कल स्पेस को आगे जाके आपने इस्तेमाल करना होता है। असल मतलब ये हुआ है कि ये गुज़श्ता दिनों से जो फॉरेन रेमिटेंसेस की सूरत, अब फॉरेन रेमिटेंसेस आपकी इवन एक्सपोर्ट से भी ज़्यादा हुई हैं और उसके साथ साथ जो कोविड की वजह से आप बाकी मार्केट्स बंद हुई तो कोविड में आपकी चीज़ें जो हैं वो वहाँ पर आपकी जो है टेक्सटाइल वो वहाँ बाहर जाके बिकी, उससे एक चीज़ का इजाफा हुआ है। तीसरी चीज़ जो है इसके साथ ये हुई है कि आपकी बम्पर क्रैप, ये भी राय बात है, इसमें किसी गवर्नमेंट का मसला नहीं, ये अल्लाह ताला की तरफ से हुई है और ये कोई ख़ास शायद बंदों पे मेहरबानी है, ये पाकिस्तान पे मेहरबानी, ये अल्लाह ताला का बेसिक सूरत हाल है। इसी तरह आपने जो कम से कम 40 साल के बाद एक डैम शुरू किया तो आपके डैम की सूरत हाल में हुआ कि आपके उससे बॉन्ड्स जो हैं वो वहाँ बिके, ये प्योरली उनकी इकॉनमी के हिसाब से। लेकिन क्या ये ट्रांसलेट हो सकेगा आम आदमी तक या नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब हमारे यहाँ नॉर्मली ये तस्वर किया जाता है कि हम जो है प्राइसेस को कंट्रोल कर लेंगे, उसको रोक लेंगे, तो उसके बाद हम उसको ज़ाहिर बात है एक आदमी की जो है अगर एक किसान की 100 रुपया लागत आती है और हम उसको नहीं कह सकते तुम 90 रुपये पे गंदम बेचो। तो दुनिया पूरी में होता यही है कि नॉर्मली आप परचेजिंग पावर कैपेसिटी बढ़ाते हैं। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आपके पास एक दफ़ा कुछ लोग गए और आपसे कहा, उन्होंने साहबा ने कहा कि कीमतें बढ़ रही हैं, आप कीमतें अल्लाह मुकर्रर करता है और मैं नहीं चाहता कि क़यामत के दिन किसी ऐसी जगह पे जाऊँ कि मैं अल्लाह के पास हाजिर हूँ और कि मैं अल्लाह की नाफरमानी की हुई। और ये बहुत मशहूर हदीस है, ये आपकी डिपार्टमेंट सप्लाई। अब आप परचेजिंग पावर कैपेसिटी जो है वो सिर्फ उसके फिक्स इनकम वालों की बढ़ाई जाती है। एक तो है सरकारी मुलाजम बहुत ज़्यादा है आपके, वो उनकी बढ़ाई आपने होता है कि आप फिक्स पे जो आम प्राइवेट सेक्टर में होते हैं। अब फिक्स पे में कुछ चीज़ें लोग ऐसे हैं कि जो खुद सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, उनके ऊपर महंगाई का कभी असर नहीं होता। रेडी वाला भी अपने पैसे बढ़ा लेगा, उसके बाद चिंची वाला भी बढ़ा लेगा, बस वाला भी बढ़ा लेगा, फलों वाला भी बढ़ा लेगा, इवन यहाँ तक कि आप आज कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में मजदूर की मजदूरी बढ़ जाती है। फिक्स पे जो है ये इस पे गवर्नमेंट का बहुत बड़ा इम्तिहान आएगा प्राइवेट सेक्टर का कि आपने वहाँ क्या किया है और किस लेवल पे किया है। और दूसरी बात यह है कि आप इस बम्पर क्रॉप को हैंडल कैसे करते हैं, क्या आप इस सारी की सारी को जाने देंगे स्मगलर्स के खाते में? ये इमरान खान का पहली दफा इम्तिहान आया है, फिस्कल स्पेस उसको मिली है, उसका इम्तिहान आया है। ठीक है, चलें, कुदरत ने जरा इस हुकूमत का थोड़ा साथ दिया लेकिन अपोजिशन को भी इस पर एतराज़ किया है।
मजमूई तौर पर ताजर बरादरी भी इस बजट को बेहतर कह रही है, रेमिटेंसेस एक्सपोर्ट से भी ज़्यादा हो गई हैं, ये बम्पर क्रॉप्स भी आने वाली हैं। कादिर मंदुखेल साहब, अपोजिशन क्यों इस पर एतराज़ कर रही है? बजट सेशन के दौरान आप लोग मुस्तकिल एहतजाज करते रहे, बैनर्स लहराते रहे, एतराज़ क्या आप लोगों को इस बजट पर? तनख्वाहें भी बढ़ा दी गई, बहुत सारे टैक्सेस को कम भी किया गया, नए टैक्सेस भी नहीं लगाए गए, फिर बुनियादी एतराज़ क्या अपोजिशन का इस पर? पहली बात तो ये कि यही शौकत अजीज साहब थे जब पीपल्स पार्टी की मुशीर खजाना थे, तो इमरान नियाजी साहब किस तरह उसको तनकीद का निशाना बनते थे वो आपके सामने, ठीक है। उसके बाद आप ये जो इनके आदाद शुमार है ये टोटल फ्रॉड है। जैसे ऑडिटर जनरल का इनका पूरा जो रिपोर्ट है वो फ्रॉड है। इस तरह इनकी कैलकुलेशन, जैसे इसाक डार के बारे में ये कहते थे, इस तरह उन्होंने खुद सारी जो चीजें हैं वो फ्रॉड है। अब आपको नजर आएगा, सबसे पहली बुनियादी बात तो ये है कि जब इमरान नियाजी साहब कहते थे कि MNA-MPA को फंड नहीं देना है, रिश्वत है, 68 अरब रुपए उन्होंने उनको डेवलपमेंट के मद में MPA-MNA को फंड अगले बजट में, पिछले में 50-50 करोड़ दे चुके हैं। फिर अगर दुनिया भर की हम बात करें कि एशियन डेवलपमेंट बैंक और IMF ने जो अरबों रुपए इनको दिए है कोरोना की मद में, उन्होंने कोरोना के लिए सिर्फ 5 अरब रुपए रखे। अभी हम स्टडी कर रहे हैं, मजीद देख रहे हैं, लेकिन अगर मैं आम आवाम की नुमाइंदगी करते हुए बात करूं, क्या इनकी जो सारे वादे थे वो किसी हद तक? कादिर साहब, आप ये कह रहे हैं कि ये चलें फ्रॉड कर रहे हैं, सारा ये अल्फाज का हेर फेर है फिगर्स का, तो ये JP मॉर्गन जो दुनिया की एक बड़ी कंपनी है वो भी पाकिस्तानी मईशत की इस्तेहकाम की इस वक्त तारीफ कर रही है, तो वो भी इस फ्रॉड का हिस्सा है? जी देखिए, मैं एक चीज बताऊँ, आप मुझसे सवाल करें। जी मंदुखेल साहब। जी बात ये होता ना, ये दुनिया भर की जो भी कंपनी है, इस मैं अगर सिंपली बात करूं कि इनका ये कहना है कि हमने 2.5 साल मईशत बेहतर कर ली है। अगर आपने 2.5 साल मईशत बेहतर कर लिए तो यही आपके वजीर खजाना शौकत तरीन साहब थे जो ये कहते थे मईशत तबाह हो गई। मतलब ये कि वो अपनी नौकरी हासिल करने के लिए मईशत तबाह थी, आज उसने नौकरी हासिल कर दी है तो मईशत बेहतर हो गई है। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात ये है कि आप ये मुझे बताओ कि इनकी मैशत अगर इतनी बेहतर थी तो असद उमर को क्यों हटाया, फिर उसके बाद हफीज शेख को क्यों हटाया? बात ये है कि ये सिर्फ जो भी ये वजीर खजाना इनका आता है वो सब्ज बाग तक आता है, क्योंकि ठीक है। अब ये कितने हकीकी आदाद शुमार हैं और कितने इसमें फिर ये सिर्फ अल्फाज का हेर फेर है? अमजद खान न्याजी साहब की तरफ जाने से पहले शाहिद साहब आप बता दें कि ये वाकई हकीकी ग्रोथ है। 3.94 हमारी GDP हो गई, अगला हदफ भी बड़ा अच्छा रखा है, JP मॉर्गन भी पाकिस्तानी मईशत की तारीफ कर रही है, और मजमूई तौर पर इस बजट पर पहले आपकी राय? देखिए, ये बजट जो है ये बुनियादी तौर पर मफरूज़ों पर मबनी है। अच्छा। और जो उन्होंने हक़ाइक़ बयान किए हैं वो न सिर्फ गलत है बल्कि गैर हक़ीक़त पसंदाना है। मसलन अब पहले मैं आपको बता दूं, ये कहते हैं कि साहब हमने मईशत पे इस्तेहकाम लेकर आए, और मईशत जो थी जब हम आए थे तो दिवालिया थी। ये दोनों बातें गलत हैं। ना पाकिस्तान दिवालिया था और ना ये इस्तेहकाम लेकर आए। उसका सबूत ये है कि जब पिछली हुकूमत हटी थी उसके 1 साल के बाद हम IMF के पास गए। अगर दिवालिया थे तो आप 1 साल तक इंतजार किया और मुल्क चलता रहा, उसका मतलब ये कि आप डिफॉल्ट के करीब नहीं थे। तो ये दावा करके आप दुनिया को क्या पैगाम देना चाहते हैं, मुझे समझ नहीं। एक तो बुनियादी बात ये है। दूसरी बात ये थी कि आपने ये कहा कि हम रिलीफ देंगे आम आदमी को, इसमें रिलीफ दिया गया है। मैं उसकी आपको हकीकत बता दूं क्या है, रिलीफ कैसा दिया है। पहले जो था पेट्रोलियम लेवी, उसको हम कहते हैं भत्ता, और ये भत्ता जो है इसलिए दिया जाता है कि टैक्स की चोरी के नुकसानात को पूरा किया जाए। और पेट्रोलियम लेवी जब आप बढ़ाते हैं तो ट्रांसपोर्ट के किराए, दालें, सब्जियां, गोश्त, हर चीज महंगी हो जाती है। सही। तो उसका हदफ रखा है 610 अरब रुपया का भत्ता, जबकि 2018 में सिर्फ 180 अरब रुपया का था। इसका मतलब ये कि बिजली के नर्ख जो नहीं बढ़ाए जा रहे हैं और टैक्स की चोरी हो रही है, उसको 610 अरब रुपए के पेट्रोलियम लेवी से पूरा करने की कोशिश की जा रही है। और बजट के बाद आप देखेंगे हर 15 दिन के बाद पेट्रोलियम मसनूआत का रद्द-बदल होता है। एक तो ये बुनियादी बात है। सही। दूसरी बड़ी अहम बात है, बजट तकरीर में कहा गया कि पिछली हुकूमत ने शरह सूद को मसनूई तौर पर कम रखा है। ये बड़ा अहम स्टेटमेंट। अब मैं आपको बताऊं कि पिछली हुकूमत के दौर में अफरात ज़र 4.5% था, 4.5% अफरात ज़र था और 7% शरह सूद थी। इसका मतलब ये शरह सूद तकरीबन 2.5% ज्यादा थी, जो मुनासिब बात है। आज क्या है मैं आपको, अब आज हम ये कहते हैं कि अफरात ज़र है 10.9% और हमारे जो शरह सूद है वो है 7%।
तो ये -3.9 है। तो मसनूई तौर पर तफाकुन आपने रखा है या उसने रखा है, ये बुनियादी सवाल है। सही। अब आप पूछेंगे कि ये क्यों किया गया है। ये इसलिए किया गया है कि इसके साथ ही हमने देखा कि लाखों लोग जो कौमी बचत स्कीमों में पैसा लगाते हैं, उसमें बेवाई भी हैं, यतीम भी हैं, माजूर अफराद भी हैं, पेंशनर भी हैं, तो उनके शरह मुनाफा में जबरदस्त कमी कर दी गई है। एक सही। दूसरा, इसके साथ स्टेट बैंक ने ये किया है कि आप फरवरी 2020 में चले जाएं तो 1 लाख रुपए जो बैंक में जमा करता था बचत खातों में, उसको 11,000 मुनाफा मिलता था। उसके बाद जुलाई से अब तक 1 साल में आपने उसको 5,500 रुपए महीना कर दिया, कानून को तोड़कर। सही। बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस जो है 26A और 40A की खिलाफ वर्जी करके और आईन पाकिस्तान की 3 की खिलाफ वर्जी करके इस तरह से 500 अरब रुपया इन 2 करोड़ लोगों से आपने वापस खींच लिया और 610 अरब रुपए का आप ये भत्ता लगा रहे हैं। इतना रिलीफ सही। तो बिल्कुल ठीक है। अब यानी इनडायरेक्ट महंगाई में तो इजाफा शायद साहब होने ही, मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ जरा। अमजद साहब, ये आप लेफ्ट दिखाकर आप राइट से मार रहे हैं। इनडायरेक्ट महंगाई तो होनी है जब ये 610 अरब रुपए आपने पेट्रोलियम की कीमतों में बढ़ाने हैं, लेवी वसूल करनी है। तो जब पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी तो फिर फूड इन्फ्लेशन का एक तूफान आ जाएगा, एक महंगाई का तूफान आएगा और फिर ये गरीब आवाम फिर उसमें डूब जाएगी। क्या किया है आपने बजट में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आज पूरे पाकिस्तान में तकरीबन हर एक कम्युनिटी जो है इस बजट को एक मुतवाज़न बजट कह रही है। आपके इल्म है कि कोरोना के मसाइल के बावजूद भी इकॉनमी ने उसमें बूस्टअप आया और इन मुश्किल हालात में भी जहाँ पे आपने एक बड़ा हिस्सा जो है वो कर्जों की मद में वापस करने अपने टैक्सों का, लेकिन उसके बावजूद आपने देखा होगा कि तरक्याती बजट में इजाफा किया गया, समाजी बजट में इजाफा किया गया, आपके बड़े डैम्स बनाने जहाँ पे आपके आबी ज़खायर थे या डैम बनने थे उनकी रकम में इजाफा किया गया। बल्कि हर एक शोबा में कोशिश की गई कि उनके लिए कुछ न कुछ रखा जाए, ज्यादा रखा जाए, कम रखा जाए, लेकिन हर एक सतह पे कोई नया टैक्स भी नहीं लगाया गया। बाकी देखें, अभी नेशनल असेंबली में डिबेट होनी है। मैं अपने जो अपोजिशन पार्टीज हैं, देखें ये एक मफरूजों पे एक बातें कर रहे हैं, अल्लाह खैर करे। सबसे पहले तो मफरूजे पे कैसे बात हो रही है? जब आपके वजीर खजाना बजट पेश कर रहे थे, असेंबली के बाहर एहतजाज हो रहा था, सरकारी मुलाजमीन वहां एहतजाज कर रहे थे, उनकी तनख्वाहें आपने 10% बढ़ाई हैं और यहाँ फूड इन्फ्लेशन में 90% इजाफा हो गया। मैं उस पर बात देखें, मैंने पहले कहा कि मुश्किल हालात के बावजूद 10% तनख्वाहें बड़ी हैं, क्योंकि हमारा दिल नहीं करता कि हम इनकी तनख्वाहें, हमारा भी दिल करता है कि जी 100% बढ़ा दें, लेकिन आपके हाथ में जो कुछ होता है उसके मुताबिक ही आप कुछ कर सकते हैं। आप उससे बढ़ के तो नहीं कर सकते। आपने इन के बावजूद भी आपका जो सबसे बड़ा मसला है इकोनॉमी का, जो आपके साबका कर्जे हैं वो वापस करने हैं। जो जब पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो तकरीबन 30,000 अरब रुपए के करीब जो है वो कर्जे थे, और उनके आप भी देखा कि मेजर हिस्सा जो आज भी हमने वापस करना है वो डेट का करना है। तो आप खुद समझे कि इसके बावजूद अगर गवर्नमेंट पाकिस्तान जो है वो कोशिश कर रही है कि हर एक तबके को रिलीफ दिया जाए, तो ये अब मुल्क पर जो ये कर्जों का पहाड़ है, क्या अमली तौर पर इसको उतारना मुमकिन है? जैसा मैं आपके वापस आता हूँ, और ये सब क्या वाकई ये हुकूमत इतनी कैपेबल है कि ये कर्जे उतार पाएगी? अगर ये 8,000 अरब रुपए एक साल में मुल्क इकट्ठा कर भी लेता है टैक्सेस और नॉन टैक्सेस की आमदनी की मदद। अच्छा, ब्रीफली आप करने पर मैं और ये सब की तरफ जाता हूँ जी। देखिए आज आपका करंट जो अकाउंट है वो क्या है कि आज आपके पास सरप्लस है, फिर वो इशू है कि आपका कर्जा इशू है। तो इसके लिए एज ए कौम आपको एक्ट करना होगा, और उसके लिए आपको बिल्कुल मैं इसमें कोई कि हमें अपना दायरे का जो टैक्स नेट है वो हमें अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए अपने टैक्स नेट को मैंने भी चूंकि मैं सजेशन यही दी है कि आप जैसे बिजली की कीमतें हमने कहा उसको कमेटी के अंदर, फाइनेंस कमेटी के अंदर कि जी आप जितनी भी कीमतें बढ़ाएंगे तो उससे टैक्स चोरी, बिजली की चोरी बढ़ेगी। तो ये एक वैलिड पॉइंट था। इसी तरह आप टैक्स का बोझ अगर उस तबके पे बढ़ाते चले जाएंगे जो ऑलरेडी टैक्स देंगे तो उससे मसाइल बढ़ेंगे। अगर हम इसमें कामयाब इंशाल्लाह होंगे, और जिस पे हमारा फोकस भी है कि हम टैक्स लिस्ट को जितना बढ़ाएंगे ताकि वो तबका जो पहले सफर करे उससे बोझ कम हो, तो यकीनन ये हम एक सही ट्रैक की तरफ
चल पड़ेंगे। ठीक है, चलें, हुकूमत को ये उम्मीद है कि सही ट्रैक पर चल पड़ेंगे, लेकिन ये जो मुश्किल टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ की जाती हैं, ज़ाहिर गरीब आदमी का इससे कोई लेना देना नहीं है, ना उसके इल्म में ये चीज़ें होती हैं। और ये सब ये जो इस मुल्क के अखराजात हैं और इस मुल्क की टोटल इनकम है, इसका ये जो इस साल एक फ़र्क आने वाला है, ये अगर 5-6 हज़ार अरब रुपए के करीब होता है तो फिर ये कर्जे किस तरह वापस किए जाएंगे? 3.5 अरब रुपए इस साल भी वापस करने, ये किस तरह हुकूमत के लिए मुमकिन होगा? 610 अरब रुपए अगर लेवी की मद में ये बढ़ा दिए जाते हैं पेट्रोलियम प्राइसेस, तो ये तो फिर फूड इन्फ्लेशन आ जाएगा, गरीब फिर महंगाई की चक्की में पिसेगा। देखें, जिस वक्त इमरान खान साहब की हुकूमत आई थी तो मैंने कुछ 12 कॉलम लिखे थे, और उसमें सबसे पहली बात यह थी कि मैंने लिखा था कि IMF प्रोग्राम से आज तक दुनिया का कोई मुल्क अगर ज़िंदगी उसकी बेहतर हुई हो तो मुझे उसकी मिसाल बता दें। IMF प्रोग्राम का जो स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम ही बुनियादी तौर पर मुल्कों की इकॉनमीज़ को तबाह करने और ख़ास तौर पर बैंकरों को फ़ायदा देने के लिए बनाया गया है। और फिर उसमें यह भी लिखा था कि दुनिया के अंदर कम से कम 4 ममालिक ऐसे हैं कि जिन्होंने बाकायदा अपने कर्जा बाकायदा खड़े होकर गैरतमंदी के साथ देने से इनकार किया और दुनिया ने उसको माना। इस वक्त एरिक ट्रेज़ोर एक शख्स है जिसने एक बहुत बड़ी तंजीम बनाई हुई है और जिसके तहत उसने मुख्तलिफ वो मुल्क जो कि कर्जों की तरह दबे हुए थे उनको बाकायदा उन्होंने डेट ऑडिट करवाया। उसकी तंजीम का नाम है एवोल्यूशन फॉर द इलेजिटिमेट डेट। उसके तहत उन्होंने एक डेफिनेशन किया है, द डेट विच हैज़ बीन अक्रूड फॉर द बेनिफिट ऑफ द फ्यू इज इलेजिटिमेट। वो कर्जा जो कि चंद ऐसे लोगों के लिए लिया जाता है, जिनके चंद लोगों के फ़ायदे के लिए लिया जाता है, वो एक नाजायज़ कर्जा है। उसमें पहला मुल्क था एक्वाडोर। एक्वाडोर ने इसके ऊपर बाकायदा खड़ा हुआ, IMF को कान से पकड़ा, अपने फाइनेंस डिपार्टमेंट से निकाला, 8 महीने का डेट ऑडिट किया। उन्होंने जितने वहां पर उसमें थे अपना वॉल स्ट्रीट के अंदर अपने जो वो थे अपना उनके बॉन्ड्स वो विड्रॉ किए। 88% कर्जा देने से इनकार किया, दुनिया ने माना। उसके बाद दूसरा मुल्क आया था निकारागुआ। उसके बाद 2 मुल्क और हैं। आप मैं मिसालें दे के आप बता सकता हूँ। डेट जुबली का तस्वर है, जिस तरह की हमारे इमरान खान साहब की क़यादत थी, जिस तरह ये दावे किया करते थे, मतलब साहब उनको अभी भी शायद कर सके कि उनको चाहिए था कि इस तरह खड़े होते और बताते कि ये जो डेट प्रोग्राम्स हैं, ये बुनियादी तौर पर जो स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम है, हम नहीं देंगे, इसलिए कि आप जाके ब्राज़ील ने से इनकार किया था और उसको पूरी दुनिया जो उसने कहा अब मैं ऐसा करूंगा, अमेज़न फॉरेस्ट काट दूंगा और तुम्हें हमारा कर्जा दे दूंगा। तो उन्होंने कहा ओके विल कट डाउन द अमेज़न फॉरेस्ट एंड पे यू द मनी। उन्होंने कहा ओके, तो फिर क्या करो? उसने कहा फिर मुझे, ये तो लंग्स ऑफ द वर्ल्ड है, उसने कहा फिर वो ऑक्सीजन का किराया दो जो लंग्स ऑफ द वर्ल्ड से ले रहे हैं। और दुनिया चुप हो गई। और आपको पता है कितनी बड़ी रिलीफ दी गई थी। और उसके बाद ब्राजील की इकॉनमी जो थी वो शैडो करने लगी थी। 2 हुकूमतों के जो कर्जे हैं वो वाकई इलेजिटिमेट थे, वाकई नाजायज थे, वाकई फॉर बेनिफिट ऑफ द फ्यू। तो आप उठा के देख लें, आप आज ऑडिट करवाते आपको पता चल जाता, लेकिन आपने ऑडिट करवाया नहीं। आपने 8 महीने में टीम बिठाई हुई तो फिर कोई ऐसी थी जिसको पता ही नहीं था कि क्या करना है उसने। ठीक है, यानी अमली तौर पर इस वक्त ज़ाहिर IMF के प्रोग्राम से कई सालों तक निकलना बहुत मुश्किल है। लेकिन कादिर मंदुखेल साहब, ज़ाहिर है ये हुकूमत पहली हुकूमत तो नहीं है जो IMF के पास गई है। इससे पहले नून लीग, आपकी अपनी पीपल्स पार्टी की हुकूमत, वो सब जाते रहे, मुल्क का कर्जा हमेशा ऐसे ही बढ़ता रहा है। कोई एक हुकूमत आपके अगर जहन में आप बताएं कि वो आई हो और उसने कर्जे में कमी की हो? नहीं, हम हरगिज़ ये नहीं कहते हैं कि किसी ने कर्ज नहीं लिया, हमने लिया है। मगर आपको इमरान नियाज़ी साहब की वो बातें याद है, अगर मैं कर्ज लूँ तो उससे बेहतर मैं खुदकशी कर लूँ। ये आपको याद है सारी बातें? जी बिल्कुल। तो बात ये है कि हम तो उसको अपनी यू टर्न याद दिला रहे हैं कि आपने कर्ज लेने के बाद आपने खुदकशी की। अब जब आपके ये दूसरा नियाज़ी साहब बैठे हुए हैं और ये फरमा रहे हैं कि हमने पूरी दुनिया खुश है, आज पूरा पाकिस्तान खुश है, वो भाई खुद आपको समझ में नहीं आया, हमें समझ में नहीं आया। अभी पढ़ेंगे, देखेंगे, उसके बाद डिबेट करेंगे। आप कह रहे पूरा पाकिस्तान खुश है, क्या असेंबली के बाहर आपके दरवाजे बंद नहीं थे? क्या असेंबली के बाद हम जाके चुप के किसी और दरवाजे से निकले नहीं क्योंकि सरकारी मुलाजमीन एहतजाज करे थे? क्या 3 दिन पहले रेलवे हेडक्वार्टर में पूरा पाकिस्तान के ग्रैंड अलायंस के मजदूरों ने एहतजाज नहीं किया था? वहां पे सरकारी मुलाजमीन ने क्या हमें कादिर साहब, लोग कितने खुश हैं? जरा ये कुछ लोगों से हमने भी, हमारे रिपोर्टर्स ने जाकर बातचीत की है, जरा इनसे जान लेते हैं, ये दिखाते हैं आप लोगों को, फिर ब्रेक मजीद भी बात करते हैं कि ये जो मुश्किल टर्म्स जिसका हुकूमत ये क्रेडिट लेती है, आम लोग तो इससे मुताल्लिक कुछ जानते ही नहीं। जरा दिखाइएगा। करंट अकाउंट के बारे में कुछ है मालूम आपको कि क्या होता है? नहीं, मुझे नहीं पता इसका। जी हाँ, GDP और करंट अकाउंट के हवाले से कुछ है पता? क्या है ये, क्या चीज़ है GDP और करंट? सर, इस मामले में तहकीक नहीं है, खैर होती तो इस बारे में कह देता। ये GDP और करंट अकाउंट जो है इसका हवाले से कुछ है मालूम? नहीं, हमारे नॉलेज में नहीं है।
जीडीपी और करंट अकाउंट के बारे में कुछ पता है, क्या होता है ये पाकिस्तान? बेटा मैं जो है ना इन चीज़ों में पढ़ा ही नहीं हूँ। मैं तो ये कहता हूँ जो मिल गया समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। जीडीपी और करंट अकाउंट वगैरह के हवाले से मालूम है ये क्या होते हैं? ये हमारे को मालूम नहीं है। तो ये जीडीपी और ये करंट अकाउंट खसारा आम लोगों को तो इससे मुताल्लिक कुछ इल्म ही नहीं है। अब एक गरीब की जो कम से कम तनख्वाह 20,000 रुपये मुकर्रर की गई है, अपने चारों मेहमानों के पास ये सवाल मैं छोड़कर जाता हूँ कि ब्रेक के बाद ज़रा आप चारों में से अगर कोई 20,000 रुपये में एक 5 से 6 लोगों की फैमिली जो किराए के घर में रहती है उसका बजट अगर बनाकर दिखा सके, खासतौर पर हुकूमती नुमाइंदे से मेरा ये सवाल होगा। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर मज़ीद बात करते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे मुल्क के 98% अवाम वज़ीर आज़म ख़ुद मुख्तलिफ़ वक्तों में बताते रहे कि वो गुरबत की लकीर के करीब होती है, गरीब लोग इस मुल्क में ज़्यादा हैं और आज के इस बजट में उन गरीबों के लिए क्या था। तो शाहिद साहब, ये 20,000 रुपये अब एक सरकारी मुलाजिम की, मजदूर की कम से कम तनख्वाह मुकर्रर की गई है। इस 20,000 रुपये में एक किराए के घर में रहने वाले का बजट माहाना आप बना सकते हैं, जिसमें उसे बिजली का बिल भी देना हो, गैस का बिल भी देना हो, फिर राशन भी डलवाना हो घर में, बच्चों के स्कूल की फ़ीस भी देनी हो, फिर अपने मेडिकल एक्सपेंसेस भी बर्दाश्त करने हो। ये पॉसिबल है आज इस दौर में? देखिए, मैंने ये काम पहले किया हुआ है और उसके मुताबिक अगर 20,000 रुपये उसकी तनख्वाह है और घर के अंदर 3 बच्चे हैं, मियाँ बीवी हैं, एक पंखा है और एक बल्ब है, तो वो 20,000 रुपये में गुजारा नहीं कर सकता। और अगर बच्चा बीमार होता है खुदा न खास्ता और डॉक्टर कहता है कि ये गोली दिन में 3 दफ़े खिलाओ, तो वो आधी गोली खिलाता है। तो गुर्बत का तो ये हाल है। लेकिन मसला है वसाइल का। वो गोली भी अब 400% महंगी हो गई है। नहीं, और भी कुछ दवाइयाँ भी महंगी हुई हैं, बिजली भी महंगी हुई है, फूड आइटम्स भी महंगे हुए हैं, रोटी महंगी हुई है, सब्जी महंगी हुई है। मगर मसला पहले मैं आपको बता दूं हमारा है क्या। देखिए, मसला ये है कि अभी बात हुई इन्होंने कि जी हम टैक्स देनदार का दायरा वसी करेंगे। इससे बड़ा ड्रामा कोई नहीं है, मैं आपको बता दूं। इसकी वजह मैं बता दूं, जरा सा 1 मिनट लगेगा जी। जरूर। अभी इन्होंने इश्तहार शाये कराया है कि 74 लाख आदमी ऐसे हैं जो जिनका विद होल्डिंग टैक्स कटता है मगर वो रिटर्न फाइल नहीं करते। 70 लाख आदमी ऐसे हैं जो रिटर्न फाइल करते हैं मगर इनकम डिक्लेयर नहीं करते और हमें पता है कि उनकी इनकम है। तो अब आप 1.5 करोड़ लोगों को जो नोटिस देने का ड्रामा कर रहे हैं उससे क्या मिलने वाला है वो तो बता दें। लेकिन एक चीज़ है कि जिस वक्त टैक्स एमनेस्टी आई थी तो उसमें कानून बना दिया गया था कि जो लोग इससे फ़ायदा नहीं उठाएंगे उनके असासों की तफसीलात हमारे पास मौजूद हैं और हम उस पर क्रैक डाउन करेंगे। तो मैंने एक स्कीम बना के दी कि जनाब 900 अरब रुपया 6 महीने में उन लोगों से मिल जाता है जिन्होंने चोरी के पैसा बनाया, एमनेस्टी से फ़ायदा नहीं उठाया और हुकूमत ने कहा कि कानून बना दिया कि हम उनसे सख्ती से निपटेंगे, वसूल करेंगे। हमने उनको ये कहा कि जनाब एक आदमी ने कौमी बचत स्कीम में 1 करोड़ रुपए लगाया, उसने जो है वो डिक्लेयर किया 10,000 रुपए। तो क्या मुश्किल है आपके पास कि कौमी बचत का इदारा उसको एक खत लिख दे कि आप अभी कैश नहीं करा सकते। तो शायद साहब, इसका मतलब आप कह रहे हैं कि जब टैक्स नेट बढ़ाना इस हुकूमत के लिए अमली तौर पर मुमकिन नहीं है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, बिल्कुल ये नहीं कह रहा। टैक्स नेट बढ़ाने का जो है वो ड्रामा है। अच्छा। और इस ड्रामा, क्योंकि ये विद होल्डिंग टैक्स की जो बात कर रहे हैं ये तो कई साल से चल रहा है, उनके पास तफसीलात मौजूद हैं। मेरा कहना ये है कि जिन असासों की तफसीलात आपके पास हैं जो चोरी के पैसे के हैं, जिन्होंने टैक्सों से एमनेस्टी से फायदा नहीं उठाया, उनसे 900 अरब रुपया 6 महीने में मिल सकता है। लेकिन ताकतवर तबकों के दबाव की वजह से कानून होते हुए भी हुकूमत वो 900 अरब रुपया नहीं ले रही। और इन 1.5 करोड़, जब आप ये बताइए कि 70 लाख और 70 लाख 1.5 करोड़ आदमियों को नोटिस देंगे वो तो 5 साल निकल जाएंगे। ये ड्रामा है। तो लेकिन मैं आपको अगर कहें तो एक बात और आपको बता देता हूँ कि क्या मसला। आप ये कह रहे हैं कि जी हम टैक्सों की वसूली 5,800 रुपये करेंगे। मुझे आप ये बता दीजिए कि पिछले 3 बरस जो गुजरे हैं उसमें 900 अरब रुपए का इजाफा हुआ टैक्सों में, 900 अरब रुपए का। अब आप 1 साल में 1100 अरब का इजाफा करना चाह रहे हैं जबकि नए टैक्स लगा रहे हैं। एक तो बुनियादी सवाल ये है, पिछले 3 वर्षों में जो आदाफ उन्होंने रखे थे उससे 2400 अरब रुपया कम वसूल किए गए और आज बजट तकरीर में कहा गया कि हमारी बड़े शानदार कारकर्दगी है। मैं आपसे अर्ज करूं, इस साल टैक्सों की वसूली का हदफ हासिल नहीं हुआ, पिछले साल भी हासिल नहीं हुआ था, उससे पिछले साल भी नहीं। तो फिर ये शानदार कारकर्दगी का ड्रामा किसको बताना चाह रहे हैं? मैं एक सीधा सवाल और आगे जाहिर है बड़ा मुश्किल, अगला हदफ भी बड़ा मुश्किल है। एक जुमला और बता दूं तो आपको क्लियर हो जाएगी, बात पूरी हो जाएगी मेरी। फिर मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि अगर बेरोजगारी खत्म करनी है तो उसका एक ही तरीका है पाकिस्तान में,
वो ये है कि लाखों लोग, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर, घरेलू खवातीन, छोटे किसान, उनको आप 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए बैंकों से कर्जे दिलाएं, लेकिन बैंक इसलिए कर्जे नहीं देते कि उनके पास जो है जमानत कुछ नहीं है। तो आप ये करें कि अगर 150 अरब के कर्जे दिलाने हैं तो आप 50 अरब रुपए अलग कर लें एहसास प्रोग्राम से, ठीक है, और उनसे ये कहें कि जो आदमी 2 लाख कर्जा लेता है उसको 50,000 रुपए एहसास प्रोग्राम से दे दिया। चलें शाहिद साहब, ये तमाम तजवीज़ आपकी ज़ाहिर है हुकूमत तक पहुंची है, हुकूमत इन पर अमल करती है नहीं, ये तो इनके अपने इख्तियार में। अमजद साहब, ये 20,000 रुपए में 4-5 लोगों का माहाना बजट आप बना सकते हैं? ज़रा अगर कुछ आदाद शुमार आप शेयर कर सकें, कैसे एक मजदूर 20,000 रुपए की तनख्वाह में गुजारा करे? बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि इसमें बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि मुश्किल है, लेकिन काश के हमारे पास जब हमारी गवर्नमेंट आई थी तो हमारे पास इकोनॉमी इतनी अच्छी होती तो आज हम ये 20,000 नहीं, हमारा तो दिल करता है कि हम 1 लाख बढ़ा दें, 1 लाख हो जाए, क्योंकि हमें भी मजदूर की बढ़ा दें, भी वजीरों की और एमएनएस की तनख्वाह कम कर दें, मजदूरों की बढ़ा दें। नहीं, आपके इल्म में होगा कि पिछले 3 साल से किसी भी एमएनए, बल्कि मिनिस्टर की तो कम हुई है और किसी भी मेंबर पार्लियामेंट की तनख्वाह नहीं बढ़ाई गई। हालांकि ये था सही। अगर और अमजद खान, अभी मेंबर पार्लियामेंट की तनख्वाह है कितनी? अभी एक एमएनए की तनख्वाह कितनी है जो नेशनल असेंबली का मेंबर हो? मेरे ख्याल में अगर आप देखें तो आप परेशान हो जाएंगे, एग्जैक्ट तो नहीं पता, लेकिन ये आपका ये कहना कोई लाखों में नहीं है, बहुत थोड़ी है। आप जिसको सुन के आप परेशान हो जाएंगे। और हजारों में सर, 70,000 है, 80,000 है, नहीं थोड़ी कम है मेरे ख्याल में। 40,000 बात बताऊं, आप जो एंकर हैं जी, नहीं मेरे ख्याल मुझे एग्जैक्टली मैं आपको बताऊंगा, वो लोग भी हैं हमारे एमएनएस, वो लोग हैं जो बहुत ही मिडिल क्लास के हैं और उनका गुजारा वल्ला मतलब बहुत मुश्किल से होता है, ना उनका कोई कारोबार है। तो अगर उनसे पूछे ना कि वो किस मुश्किल से गुजरते हैं, उन्होंने स्टेटस भी कायम रखना है, लोगों को भी डील करना है, मेहमानों दोस्तों को भी एंटरटेन करना है, तो इस हालात में इसमें कोई सही। चले अमजद साहब, जरा कादिर साहब चूंकि नए अभी असेंबली में गए, कादिर साहब आप क्योंकि पहली सैलरी आपकी आ गई होगी, कितनी तनख्वाह आई आपको मेंबर नेशनल असेंबली बनने के बाद? कादिर साहब, इस बात से आप अंदाजा लगा ले कि न्याजी साहब को तनख्वाह का नहीं पता। इसका मतलब है इनका बैंक बैलेंस, इनका बजट कितना है, इनको तनख्वाह नहीं पता। एग्जैक्ट तनख्वाह 1,60,000। 1,60,000। अब 1,60,000 तनख्वाह है, वो अलाउंस मेरे ख्याल में उसके अलाउंस मिला के है, वो तनख्वाह नहीं है सर। बेसिक तनख्वाह बता दें मंदू खेल साहब, ये अलाउंसेस मिला के कह रहे हैं। तनख्वाह की बात ना करें, वो अलाउंसेस सर मजदूर को कोई अलाउंस मिलता है? मैं खामोश हो जाता हूँ, आप बता दें आप तनख्वाह कितनी है, अलाउंस कितनी है, जांच की? मेरे ख्याल में 35-40 साल, मेरे ख्याल ज्यादा नहीं है, 35-40 हजार है जो बेसिक मेरे ख्याल में। बाकी अलाउंसेस वगैरह अलाउंसेस में नहीं करता, चूंकि उसमें मंदू खेल साहब जरा आप मंदू साहब पूरी डिटेल जरा आप बता दें, ये 1,60,000 में क्या क्या चीजें शामिल हैं, कौन कौन से अलाउंसेस आप लोग ले रहे हैं? 1,60,000 तनख्वाह है, फर्स्ट क्लास की, बिजनेस क्लास की कुछ कम 60,000 टिकट, 25 टिकट दे रहे। सही, ठीक है, और उसके अलावा जो है ना वो दूसरे मराहत अलग है। ठीक है, अब बात ये कि इनको पता ही नहीं है ना, मैं तो फिर भी क्या कहते हैं मिडिल क्लास का आदमी हूँ, मुझे सारी चीजें पता है। और मैं इस वक्त फैसलवाड़ा का जो फ्लैट था वो मुझे मिल चुका है, लेकिन मैं इस वक्त भी होटल से आपसे मुखातिब हूँ, मैं अपनी जेब से किराया अदा कर रहा हूँ, क्योंकि वो प्रेमिसेस फैसलवाड़ा खाली नहीं करा है और असेंबली बेबस है। चलो अलग टॉपिक है। अब आप दूसरी तरफ भी आ जाए, मैं आपसे अगला सवाल कर रहा हूँ विद ड्यू रिस्पेक्ट और जान साहब से और सिद्दीकी साहब से, ये मुझे बताओ कि पाकिस्तान में ये जो आप 20,000 रुपए का आप बात कर रहे हो, 20,000 तनख्वाह है किसकी? आप मुझे बताइए। तो सरकारी मुलाजमीन की आप बात कर रहे हो, जो कि बिल्कुल कम है। अगर आज वर्ल्ड टीवी इश्तिहार दे दे कि 10,000 रुपए तनख्वाह पे मुलाजिम रखता हूँ, अगर आधे पाकिस्तान दरखास्त नहीं दे तो मेरा नाम बदल देना। बिल्कुल, आधे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। ये भाई बात सुना, आप तो 20,000 सरकारी की बात कर रहे हैं, जो प्राइवेट है, जो लोग बेरोजगार है, जहाँ 1 करोड़ नौकरी की उन्हें बात की, 10,000 नौकरी की नहीं मिलती लोगों को। ये क्या कौन सी दुनिया में रहता है? इनको तो तनख्वाह नहीं मालूम, तो अगले मजदूर को क्या पता उनको। और दूसरी बात यह कि पीपल्स पार्टी के दौर में आसिफ अली जरदारी ने 150% तनख्वाह बढ़ाई। आज भी असेंबली के बजट में बजट जब पेश हो रहा था तो सरकारी मुलाजमिन बात इजाद कर रास्ता मेन ब्लॉक था और पीछे गलियों से निकलना पड़ा मुझे खुद भी। अब सवाल ये है कि ये जो अदाद और शुमार, ये जीडीपी और ये तो आवाम को समझ ही नहीं आते मंदू खेल साहब।
जरा मधुकर साहब जरा रुकिएगा। और ये साहब, ये अब आपने देखा, अगर 35-40 हज़ार रुपए एक MNA की तनख्वाह है, अमजद साहब की बात को सही मान लेते हैं, फिर ये एक अमूमी बात मैं कर रहा हूँ, ये 1-2 हज़ार गज के बंगलों में रहते हैं, 2-2, 3-3 गाड़ियों में सफ़र करते हैं, ये 35-40 हज़ार में ऐसा शाहाना लाइफस्टाइल कैसे हो सकता है? नहीं खैर, वो तो दुनिया पूरी की डेमोक्रेसी जो है ना, वो सारी की सारी डॉलर डेमोक्रेसी है। और वो डेमोक्रेसी जो है सिस्टम बना ही इसीलिए है। 6.8 बिलियन डॉलर ओबामा के पास ना हो, उसका बाप इलेक्शन नहीं लड़ सकता। 4 बिलियन सरकोजो के पास ना हो, वो इलेक्शन नहीं सोच सकता। 3 बिलियन पाउंड जो थे वो अगर गॉर्डन ब्राउन के पास ना होते। इलेक्शन बिल है, डेमोक्रेसी तो इट्स डिज़ाइन फॉर जिसे कहते हैं अमीर आदमी, बड़े आदमी, पैसा जिसके पास वाफर है, जो इलेक्शन पे खर्च कर सकता है। पूरी दुनिया में, पाकिस्तान की बात नहीं करता हूँ। 2 खसूसियात हैं डेमोक्रेसी की। एक तो यह है कि टिरनी ऑफ मेजॉरिटी होती है, अक्सरियत की आमरीत होती है। 51% लोगों की आमरीत होती है 49% लोगों के ऊपर। इंडिया दुनिया की बिगेस्ट डेमोक्रेसी है, 15% मुसलमान है वहाँ। पूरी जिंदगी नहीं सोच सकते कि उनमें से कुछ शख्स जो है वो किसी जगह किसी वज़ीर आला का वज़ीर भी लग जाएगा, किसी रियासत का वज़ीर भी लग जाएगा। अगले 3 पुश्तों तक नहीं सोच सकते। सेकंड, इसराइल बहुत बड़ी है, 15% वहाँ भी मुसलमान है, नहीं सोच। तो ये जो है ना, ये डेमोक्रेसी में ऑल MNA MPs एवरीवन शहजादे होते हैं बुनियादी तौर पर, और शहजादे ही रहे हैं दुनिया में कहीं। इस सवाल ना करें। असल सवाल बुनियादी तौर पर यह है कि आपने पुअर मैन के लिए, आप आते हैं पुअर मैन के लिए, दुनिया में पुअर मैन का दिखावा जरूर किया जाता है। देखिए ना, वहां पर और कुछ नहीं तो कम से कम अगले इलेक्शन के जीतने के लिए कोई जो 15 दिन की कैंपेन होती है उसके लिए दिखावा जरूर किया जाता है, उसको बेनिफिट ट्रांसफर नहीं होता। अगर बेनिफिट ट्रांसफर हो रहा होता तो दुनिया में 450 लोग ऐसे ना होते कि जिनकी दौलत अगर दुनिया पे तकसीम कर दी जाए तो दुनिया में कोई भूखा ना रहे, कोई नंगा ना रहे, कोई शख्स, कोई गांव ऐसा ना हो कि जहां के पानी का बिजली ना हो। दुनिया में 50 लोग ऐसे ना होते जिनके पास अपनी तनख्वाह से मुताल्लिक इल्म ना हो, तो क्या वो ये गरीब आदमी जिसका आप जिक्र कर रहे हैं उसके मुताल्लिक सोच सकते हैं? वही तो मैं कह रहा हूं कि मसला सारा यह है कि आप देखें, आप मुझे बताइए कि गरीब आदमी का जितना भी किसी भी पार्टी के आप एसेट्स गिन लें, मैं 71 ऑनवर्ड के पॉलिटिक्स गिन लें, आप मुझे अच्छी तरह याद है कि सबसे बड़े बड़े नारे जिन लगाने वाले थे वो लोग थे कि जिनकी जमीनों के अंदर से 15 रेलवे स्टेशन गुजरते थे। मतलब मुस्वा जतोई साहब के 15 रेलवे स्टेशन गुजरे। फिर उसका आगे जिन लोगों ने गरीबों के नारे लगाए, आगे जिन्होंने इंडस्ट्री, ये एक बड़ी डायकोटमी है पाकिस्तान की, नहीं दुनिया की हर पॉलिटिक्स के अंदर। और ये इस डेमोक्रेटिक पॉलिसी डिजाइन इसलिए की थी कि कॉर्पोरेट कल्चर जो है उसकी मुनाफली कायम की जाए। असल मसला यह है कि इस वक्त ये जो बात सही है कि आप जो असल क्वेश्चन ये है कि क्या इस बजट से आम आदमी को फायदा होगा। ये इतना बड़ा धोखा है। मतलब सबसे बड़ी इकॉनमी बांग्लादेश की है इस वक्त, कहा जाता है बहुत। बांग्लादेश की इकॉनमी की हालत यह है कि 1 करोड़ 30 लाख लोग जो हैं इंडिया के अंदर 3-3 हज़ार रुपए पे नौकरियां करते हैं जाके। 50,000 औरतें हर साल स्मगल होके इंडिया में जाती हैं। 12 से 15 लाख तक औरतें जो है दुनिया के बाजारों में बिकी हुई हैं। तो मसला सर यह है कि ये इकॉनमी जो हमें बजट दिखाया जाता है ना, ये होता है फॉर द फ्यू। शायद सिद्दीकी साहब से ज्यादा कोई नहीं जानता इस चीज को। ये सिर्फ फिगर्स आर द फ्यू, बजट्स आर मेड फॉर द फ्यू। गरीब आदमी जो है वो रोना धोता रहेगा, चलता रहेगा। सही। और ज़ाहिर शाहिद साहब, अभी ये हुकूमत बहुत क्रेडिट ले रही है कि IMF ने बड़ी कड़ी शराइत लगाई थी, हमने उनको मानने से इनकार कर दिया, हम बिजली की कीमत नहीं बढ़ाने जा रहे। ये प्रेशर हुकूमत कब तक बर्दाश्त कर सकेगी? और वाकई ये IMF की शराइत को रद्द किया गया है, या फिर ये लेवी, ये जो 610 अरब रुपए आपने जिक्र किया, उसको लगाकर IMF को इनडायरेक्टली खुश भी कर दिया गया है? देखिए, ये पाकिस्तान का IMF के साथ 23वां प्रोग्राम है और IMF ने अमेरिका के ताउन से पाकिस्तान के गिर्द घेरा तंग करने और मईशत को गैर मुस्तहकम करने का न्यू ग्रेड गेम का खेल चल रहा है। अगर मैं आपको याद दिलाऊं कि पिछली हुकूमत के दौर में IMF के प्रोग्राम में 12 रिवर्स दिए थे कि जी आप शराइत पूरी नहीं करें, 12 मरतबा दिए। और अक्टूबर 16 में जब ये प्रोग्राम ख़त्म हुआ तो IMF ने कहा कि जी हुकूमत की कारकर्दगी मईशत की बहुत शानदार है। और उसके 2 महीने के बाद आपने देखा कि बहरान शुरू हो गया। तो बुनियादी चीज़ समझने की यह है कि अगर आप इस्लाहात नहीं करते, मोहलत मांगते हैं, तो आप अपने गर्दन के गिर्द घेरा तंग करते हैं। वही गलती ये कर रहे हैं, इस्लाहात नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप कह रहे हैं डेफर कर दो बिजली के दर हम कुछ अरसे बाद बढ़ा देंगे। इसका मतलब है कि प्रॉब्लम जो है आप पोस्टपोन कर रहे हैं। और एक बुनियादी बात मैं आपको बता दूं,
इमरान खान साहब ने 10 नुकाती एजेंडा जो था उसमें एक जुमला था, इख्तिदार में आने के 100 दिन के अंदर हम इंसाफ पर मबनी टैक्सों का निज़ाम नाफिज कर देंगे, 100 दिन के अंदर। और उसका मतलब ये था कि वफाक और सूबे हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगाएंगे, जनरल सेल्स टैक्स 17.5 से 7.5 पर आ जाएगा, पेट्रोलियम लेवी 0 हो जाएगा। अगर ये काम आप करते हैं तो हमारी मईशत की 70% मसाइल हल हो जाते हैं। और अगर आप ये नहीं करते तो फिर जितने भी आप बजट बना लें, पैकेजेस ले आएं, लेकिन शाहिद साहब ये सारे टैक्सेस माइनस करके फिर ये जो टैक्स कलेक्शन का हदफ होता है ये कैसे पूरा किया जाएगा और फिर कर्जों को कैसे उतारा जाएगा? मैं आपसे वही अर्ज कर रहा हूँ ना कि जिस वक्त आप हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगाएंगे तो जो हमारे पास कैलकुलेशंस है, जो इमरान खान साहब ने खुद कहा था कि मैं 8,000 अरब रुपया इकट्ठा करके दिखाऊंगा। आज जो पाकिस्तान की पोटेंशियलिटी टैक्सों की है, अगर ईमानदारी से लिया जाए तो वो है 9,000 अरब रुपया। उसकी वजह यह कि कोई 30-35 हज़ार तो काला धन है। फिर आपने छूट दी हुई है एग्रीकल्चर पर, जो है वो 1% भी टैक्स नहीं देते, रिटेल होलसेल वाले नहीं देते। तो हुकूमत का एक गठजोड़ है IMF के साथ भी और ताकतवर तबकों के साथ भी। जब आपने 100 दिन के अंदर वो निज़ाम लाना था, इमरान खान साहब खुद तैयार नहीं है, काबीना तैयार नहीं है, पार्लियामेंट तैयार नहीं है, सूबाई असम्बलियाँ तैयार नहीं है, अशराफिया तैयार नहीं है, उन सब का एक गठजोड़ है। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर टैक्सों का निज़ाम आप ठीक नहीं करते तो आप जितने भी पैकेजेस ले आए, हमारी मईशत ठीक नहीं होगी, नंबर 1। दूसरा, जो इमरान साहब ने जो 10 नुकात हिकमत अमली थी उसमें ये लिखा था कि हंगामी बुनियादों पर हम उन वजूहात को दूर करेंगे जिनकी वजह से सर्कुलर डेट या गर्दिशी कर्जा पैदा होता है। अब आप ये देखिए कि हुआ क्या कि 1200 अरब पे था और 2400 अरब पर आ गया। कौन सी आपने हंगामी बुनियाद पर किया? ये दो वो मसाइल हैं कि ये चूंकि हल नहीं हो रहे, क्योंकि इससे ताकतवर तबकों के, अशराफिया के या माफिया जो भी आप कह लें, उनके नाजायज मफादात पर जर पड़ती है, कोई करने के लिए तैयार नहीं है। तो हम लीपा पोती की मईशत और लीपा पोती की बजट से काम चला रहे हैं। 1980 से मैं आपको बता दूं 2018 तक हमारा ग्रोथ रेट बांग्लादेश, भारत और श्रीलंका से कम था। और अब मैं बता दूं इस हुकूमत का जो 5 साल दौर है उसमें जो हुकूमत ने आदाद शुमार दिए हैं उसके मुताबिक 5 साल का औसत रहेगा 3.3%। इनको विरसे में मिला था 5%। और जो अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ैली इदारे की रिपोर्ट है जिसे स्टेट बैंक ने अडॉप्ट किया था, उसकी कैलकुलेशंस के मुताबिक मैं आपको बता रहा हूं कि ये बिल्कुल तयशुदा चीज़ है कि 2075 तक, 2075 तक पाकिस्तान की फीकस आमदनी OECD ममालिक से कम रहेगी। ये है वो आईना जिसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। तो हम ये कर रहे हैं, लीपा पोती करके बात करते रहते हैं कि जी ये सही। और ये आदाद-ओ-शुमार शाहिद साहब जो आप बता रहे हैं तो फिर बड़े खतरनाक इस वक्त महसूस हो रहे हैं आने वाला। जिस तरह हुकूमत बताती है कि ये बुरा वक्त गुजर गया, अब अच्छा वक्त आने वाला है, तो अमली तौर पर ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। अमजद साहब, ये IMF का प्रेशर कब तक आप बर्दाश्त करेंगे? ऐसा तो नहीं है 3-4 महीने बाद फिर आप लोग बिजली की कीमतें भी बढ़ाएं, कोई मिनी बजट लेकर आएँ, उसमें फिर ये टैक्सेस जो अभी नहीं बढ़ाए उनको बढ़ाया जाए? IMF के पास को हम खुशी के साथ तो गए नहीं थे। पाकिस्तान पे जो कुछ कर्जे थे और जो कुछ उस वक्त मईशत थी तो हम तभी उसके पास गए, वरना हमारा कोई प्रोग्राम नहीं था उनके पास जाने को। बाकी आपकी बिल्कुल बात ठीक है कि इस्लाहात जो है उसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, चूंकि अनडॉक्यूमेंटेड पाकिस्तान की इकॉनमी थी, उसको डॉक्यूमेंटेड करने के लिए जो कुछ हो सकता है आहिस्ता आहिस्ता स्लो प्रोसेस के जरिए तो उस पर अमल बिल्कुल मैं नहीं कहता कि ओवरनाइट स्लो। ये 100 दिन का वादा था, 1000 दिन पूरे हो चुके हैं, 10 गुना ज्यादा टाइम ले चुके हैं। हर एक फील्ड में आप कोशिश कर रहे हैं कि उसमें बेहतरी लाई जा सके। और आपने देखा होगा कि कोरोना की वबा के बावजूद भी आप इस दफा भी हमें जो टैक्स वसूली हुई है वो हमारी तवक्कुआत से ज्यादा हुई है। तो इसका मतलब है कि गवर्नमेंट अपना काम कर रही है और हम समझते हैं। और आपको याद होगा कि इवन वजीर खजाना ने जो एडवाइजर थे उन्होंने इसके ऊपर बड़ी खुद कहा कि मैं इसकी वजह तवक्कुआत से ज्यादा कैसे हुई है? अभी तो 30 जून को जो आपका अपना टैक्स वसूली का हदफ था बामुश्किल वो पूरा हो पाएगा। देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि वो पूरा आपके अंदाज मतलब मुश्किल से होगा, लेकिन ये भी तो देखें कि कोरोना की वजह से आपकी इंडस्ट्री बंद रही, आपकी बहुत सारे सेक्टर्स बंद रहे, लेकिन उसके बावजूद भी आपने अपनी मईशत को संभाल के रखा। तो ये भी आपकी कामयाबी है, ये भी आपकी मैं समझता हूँ कि आपने उस तरफ कदम बढ़ाया है। पूरी दुनिया जहाँ पे सुकड़ी है, जहाँ पे उनकी मईशत कहीं पे बेनता, इवन अमेरिका जैसी, इवन आपको जापान जैसी, इवन मतलब सिवाय चाइना ने अपने आप को संभाला दिया। इवन जर्मनी देखो, यूरोप देखो कि वहाँ की मईशत जो थे वो क्या आगे की तरफ गई है। जो पीछे की आपका हमसाया मुल्क है इंडिया है, उसने कोरोना के इन मामलात में उनकी तो इकॉनमी
बेइंतहा डैमेज हुई है। और इस हालात में अगर आप इस मुश्किल से गुजर गए हैं तो अल्लाह ताला करम करेगा। और बिल्कुल ही मनफी बातें करने से तो कुछ हासिल नहीं होता, अल्लाह ताला करम करेगा। जैसे अदादो शुमार होंगे जाहिर है वैसे उसी तरह से बातचीत किया। देखिए नहीं इंशाअल्लाह ताला अदादो शुमार भी ठीक होंगे। इनका ये कहना कि जी लास्ट में इस पे भी डिबेट कर सकते हैं कि जी के 5% ग्रोथ रेट दिया गया जो पिछली हुकूमतों का, नहीं बिल्कुल वो उस पे भी हमने नेशनल असम्बली में 2017 में हमने इसके ऊपर 17-18 के ऊपर बहस की थी कि ये जो ग्रोथ रेट जो शो किया जा रहा है ये एक्चुअल नहीं है। हम इस पे डिबेट करने के लिए ठीक है, ये एक लंबी बहस है। आज भी हम समझते हैं नेशनल असम्बली ठीक है मंडे से फिर ऑनवर्ड इसके ऊपर बजट के ऊपर स्पीचेस होंगी। आप देखेंगे कि हम आज भी ये कहते हैं कि ये एक्चुअल फिगर नहीं था 5%। चले अब आप उनके पुरानी हुकूमतों के फिगर को नहीं मानते हम साहब, ये हुकूमत है आपकी फिगर, ये ऑपोजिशन आपके फिगर को नहीं मानती। मैं आपके वापस आता हूँ, रुकिएगा। बस कादिर मंदोखेल साहब, आप लोग जाहिर है आप लोग का एतराज़ होता था कि सिंध को उसका हिस्सा प्रॉपर वफाक नहीं दे रहा, फंड सिंध के दबा लिए जाते हैं। अब ये सूबों के लिए 700 अरब रुपए इजाफी इस बजट में रखे गए। कराची के लिए 614 अरब रुपए का पैकेज ये खर्च करने जा रही है वफाकी हुकूमत। तो अब आप लोग का ये एतराज़ खत्म हुआ, मुतमईन है आपके कम से कम सिंध को भी उसका हिस्सा मिलेगा और कराची में भी अच्छी इन्वेस्टमेंट आएगी? बहुत खूबसूरत बात की आपने। क्या जो इससे पहले कराची को 1100 अरब का पैकेज की बात की, क्या उसमें कितने पैसे दिए? ये तो झूठ पे झूठ बोलते जा रहे हैं, इनका तो कोई पता नहीं है ना। ये कल झूठ बोलते हैं तो आज उसको याद नहीं होती, आज झूठ बोलेगा तो आने वाला कल उसको याद नहीं होगा। आपको याद है 1100 अरब, वो 1100 अरब किधर गए? प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान किया था। बिल्कुल अब ये एक बात है। और दूसरी बात ये कि न्याजी साहब जो फरमा रहे हैं और कि भाई हमने कर्जा इस वजह से लिए कि हमने पिछली हुकूमत का कर्जा उतारना था। क्या जो आपने 126 दिन का धरना को या कोई और नाम मैं दे दूं, उसमें आपने जब ये ऐलानात करते थे कि मैं अगर कर्जा लूं तो मैं IMF से तुम्हें खुदकशी करूं, तो आपको नहीं पता था कि आपने पिछले हुकूमत ने कर्जा लिए? यकीनन जब मुस्लिम लीग नून ने कर्जा लिए तो उसने पीपल्स पार्टी का दौर के कर्जे भी किस्तें अदा करते रहे, पीपल्स पार्टी जनरल मुशर्रफ पे अदा करते रहे। ये तो सिलसिला चला था। इसका मतलब ये कि आप जब वहां पे धरने में जो आप बैठे हुए थे, आपको कुछ नहीं पता कि आप क्या बोल रहे हो, क्या चीज कर रहे हो। और फिर मैं बहुत सारी बातें कहना नहीं चाह रही यू टर्न का, तो इन्हें ये समझ लो मैं कायद मानता हूँ यू टर्न का। अब सवाल ये सारी आदाद शुमार में दोबारा माजरत के साथ हमारे जो 2 इकोनॉमिस्ट हैं उनसे बारगुम, आम लोगों को ये चीजें समझ में नहीं आ रही। आम लोग कहते हैं चीनी कम हो गया, आटे की रेट कम हो गई, पेट्रोल का रेट कम हो गया, आम जो ज़खायर है वो कम हो गया। ये सारी चीजें तो लोगों को नहीं समझ में आ रही। ये तो अभी और बढ़ने वाले हैं, अभी और बढ़ने हैं ये सारे। तो नहीं, आपको एक और बताऊं, अब क्या है, 3 महीने से इन्होंने पेट्रोल का रेट नहीं बढ़ाया। एक IMF है और एक जहांगीर तरीन है। आप यकीन करेंगे जहांगीर तरीन इस वक्त IMF से ज्यादा जो ना उनके लिए मुश्किल है, इस वजह से कि उन्होंने 3 महीने से नहीं लगाया। आज जहांगीर तरीन को कल उसने NRO दी है, पहले भी दी है। मेरे 28 साल प्रैक्टिस होगी है वकालत में, सुप्रीम कोर्ट का वकील हूं। मैंने कभी ऐसा केस नहीं दिया कि एक आदमी के खिलाफ पेट्रोल की कीमत ना बढ़ाने से जहांगीर तरीन साहब का क्या कनेक्शन है? ये आर्गुमेंट क्या आर्गुमेंट ये मैच्योर करना चाहिए? कनेक्शन ये है, कनेक्शन ये कि जहांगीर तरीन IMF से ज्यादा थ्रेट है इनके लिए। उनके पास 32 MPA और 8 MNA मौजूद है और उनको खदशा है कि ये बजट में इनको पास नहीं होने देगा। इस वजह से इनको मैं आपको तो 28 साल में मैंने कभी ऐसा केस नहीं देखा जो एक आदमी के खिलाफ FIR कटी हो, केस चलो और वो बेल वापस ले ले। बेल भी अदालत उस सूरत में वापस करती है जब वो बंदा कहे कि मेरी तरफ से। मंदोखेल साहब इस मामले पर तो जाहिर आने वाले दिनों में जी कंप्लीट कर लें, फिर शाहिद साहब और ये साहब की तरफ। मेरा भाईजान एक सवाल है मंदोखेल से। जी अमजद साहब जल्दी कहा जी, मुझे ये बता दें कि जब मुशर्रफ की गवर्नमेंट के बाद पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट की आई थी उस वक्त कर्जा कितना था, ये बता दें। 6000 अरब था गालिबन शायद मंदोखेल साहब। जब आपको तो अपनी तनख्वाह नहीं पता, आप मुझे कर्जे पूछ रहे हैं। आपने 16 अरब किए, आपने IMF से, आपने एशियन डेवलपमेंट बैंक से कोरोना की मद में कितने पैसे लिए और आप बजट में हमने कादिर साहब अमजद साहब ये बहस तो आने वाले दिनों में भी होती रहेगी। जरा आप दोनों जरा रुकिएगा, इस पर तो आने वाले दिनों में बातचीत होती रहेगी। शाहिद साहब ये सूबों के जो फंड्स होते हैं इसकी मुनसिफाना तकसीम किसी भी बजट में वफाकी हुकूमत के लिए कितनी ज़रूरी होती है? क्योंकि सूबाई सतह पर जो तरक्याती काम होने होते हैं फिर वो पेंडिंग में चले आते हैं। जिस पार्टी की जिस सूबे में हुकूमत नहीं होती वो उसके फंड्स दबा लेती है। शाहिद साहब को आवाज़ नहीं आ रही। किससे? जी शाहिद साहब मैं आपसे पूछ रहा हूँ। जी मैं आपसे पूछ रहा हूँ।
देखिए, मैं अर्ज़ कर दूं कि अगर आप पिछले कई सालों का देखें तो जो NFC अवार्ड के तहत पैसा मिलना होता है वो किसी साल भी नहीं मिलता। उसकी वजह ये होती है कि जब हुकूमत के एहदाफ टैक्सों के हासिल नहीं होते तो फिर वो जो 57% शेयर है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। सही। एक तो उनकी ये शिकायत है। अब जैसे मैंने कहा कि 3 वर्षों में जो आदाफ थे उससे 2400 अरब रुपया कम वसूल हुआ और इस साल का हदफ भी हासिल नहीं होगा, जिसको शानदार कहते हैं। ठीक है, अब तो इस साल का हदफ भी हासिल नहीं होगा। एक बिल्कुल मुख्तसर कमेंट और साहब, वक्त बिल्कुल खत्म हो गया, आप कर दीजिएगा कि फिर ये सिंध की शिकायत, कराची की शिकायत बरकरार रहेगी इस हुकूमत से? मतलब नजर आ रहा है बिल्कुल। देखिए, बात तो बिल्कुल रहेगी। शाहिद साहब रुकिएगा, और साहब से पूछे। डिविजिबल पूल पे जब पैसा, जी और ये सब डिविजिबल पूल में जब पैसा कम आएगा तो आधार बात है उसी के हिसाब से सूबों ने बजट बनाया होता है। अगर पैसा कम आएगा तो 57% नीचे भी कम जाएगा तो उनका बजट आधार बात है डिस्टर्ब होगा। जब तक ऊपर ही आपने टैक्स इकट्ठे ना किए तो नीचे बात है कमी तो आएगी। ठीक है, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया चारों मेहमानों का, बहुत शुक्रिया आपने देखा। इजाजत दीजिए, अल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।